सबसे पहले हम लोग प्रोनाउन के विषय में समझते हैं। प्रोनाउन का हिंदी मीनिंग होता है सर्वनाम, और सर्वनाम जो होता है संज्ञा के स्थान पर आता है। तो इंग्लिश में भी हमने वही लिखा है, ए वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन। आप यहाँ देख रहे हैं लिखा हुआ है इन प्लेस ऑफ नाउन। इन प्लेस ऑफ नाउन अगर लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हुआ? इन प्लेस ऑफ नाउन का मतलब हुआ नाउन के स्थान पर। अच्छा, इन प्लेस ऑफ नाउन को हम क्या कर सकते हैं? इंस्टीड ऑफ अ नाउन भी लिख सकते हैं। आप कहीं कहीं आप इंस्टीड ऑफ अ नाउन देखेंगे और कहीं कहीं आप इन प्लेस ऑफ नाउन देखेंगे। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि यह जो इन प्लेस ऑफ नाउन है, इंस्टीड ऑफ अ नाउन है, इसका क्या अर्थ है। अच्छा, चलिए इसके अर्थ को समझते हैं। इसका अर्थ क्या निकलता है? जब आप यह लिख रहे होते हैं कि दी काउ इज ए टेम एनिमल, ऐसा आप लिखते हैं, दी काउ इज ए टेम एनिमल लिखते हैं, ठीक है, आप ऐसा लिखते हैं। दी काउ इज ए टेम एनिमल आपने लिखा। उनके बाद जब से ही आप लिखते हैं दी काउ इज ए टेम एनिमल, फिर उनके बाद आप एक लिखते हैं दी काउ गिव्स अस मिल्क, आप ऐसा लिखते हैं। जब आप ये लिख रहे होते हैं दी काउ गिव्स अस मिल्क, तो क्या होता है? इसके जरिए क्या होता है? दी काउ को हमने वहाँ भी यूज किया, पहले सेंटेंस में भी यूज किया था, और दूसरे सेंटेंस में भी क्या किया हमने? दी काउ ही यूज कर लिया। तो इसके जगह पर यहाँ दी काउ जो बार बार रिपीटेशन, यानी काउ के विषय में अगर आप लिख रहे हैं और दी काउ को यानी काउ को बार बार यूज करते हैं, तो थोड़ा सा अजीब सा लगता है सुनने में और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो हम क्या करते हैं, इस दी काउ के बदले क्या करते हैं? दी काउ के बदले हम एक काम कर सकते हैं। इस यह वर्ड है कैसा? तो यह वर्ड नाउन है, यानी नाउन को इंडिकेट करता है। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब होता है नेमिंग वर्ड, और काउ क्या है? एक नेमिंग वर्ड है। तो नाउन यानी नेमिंग वर्ड के स्थान पर, स्थान का मतलब है कि इनको हटाना होगा। दी काउ फिर नहीं लिखेंगे, दी काउ के स्थान पर कोई एक ऐसा वर्ड्स यूज करेंगे। इसके स्थान पर दी काउ के स्थान पर हम क्या लेंगे? सी ले लेंगे और लिखेंगे क्या? शी गिव्स अस मिल्क। अब हमने क्या नहीं लिखा? दी काउ नहीं लिखा, दी काउ के बदले हमने क्या लिखा? शी लिखा, यानी उनके बदले एक वर्ड का प्रयोग किया गया, वह वर्ड है शी, और जिसका मतलब होता है वह। स्त्री के लिए यह यूज किया जाता है। तो शी गिव्स अस मिल्क, यदि यहाँ आप दी काउ नहीं भी लिखते हैं, दी काउ गिव्स अस मिल्क, तो इसका मतलब यही जाता है कि गाय दूध देती है। गाय हमें क्या देती है? दूध देती है। क्योंकि सेंटेंस के ऊपर में आपने पहले सेंटेंस के रूप में दी काउ को इंडिकेट कर लिया है। इससे अर्थ निकलता है, इसी से अर्थ निकलता है कि दी काउ के बदले यह वर्ड यूज किया गया है। इसलिए अगर आप यह कहते हैं प्रोनाउन के डेफिनेशन में, यानी परिभाषा के रूप में, कि ए वर्ड दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो प्रयोग होता है उसको क्या कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं। तो बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, यानी इन प्लेस ऑफ नाउन कहिए या इंस्टीड ऑफ अ नाउन कहिए। इससे आप क्लियर रूप से समझ गए होंगे। चलिए, दी काउ, यहाँ लिखा है दी काउ इज ए 4 फीटेड एनिमल। यहाँ भी वही चीज़ आप देख रहे हैं, दी काउ इज अ 4 फीटेड एनिमल। उसके बाद दी काउ क्या है? नाउन है, उनके बदले हमने क्या यूज किया है? दी काउ गिव्स अस मिल्क नहीं लिख करके क्या लिखा हमने? सी लिखा। तो सी क्या है? तो सी जो है यहाँ जो लिखा हुआ है शी क्या है? तो सी यूज्ड इन प्लेस ऑफ दी काउ। दी काउ के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ माना दी काउ के स्थान पर क्या यूज किया गया है? सी का उपयोग किया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि सी क्या है, इसलिए शी क्या है? इन्वर्टेड कोमा से बंद होगा। शी इज प्रोनाउन। शी क्या है? एक प्रोनाउन है, तो सी को यहाँ प्रोनाउन कहेंगे। इसी तरह भिन्न भिन्न तरह के प्रोनाउन होते हैं, और कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं सबसे पहले इसको जानना बहुत ज़रूरत है, यानी काइंड्स ऑफ प्रोनाउन को अंडरस्टैंडिंग करते हैं। फिर इसके बाद इनके एग्जाम्पल और इनसे रिलेटेड जो हमें एरर पढ़ना है, कॉमन एरर के विषय में पढ़ना है, इनको हम एक्सप्लेन करेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की कितने तरह के प्रोनाउन होते हैं और किस किस प्रोनाउन को हम उपयोग करते हैं। सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक के जरिए समझाना चाहेंगे। जितने भी टाइप्स के प्रोनाउन होते हैं उनको एक वर्ड्स में हम सिमेट कर रख सकते हैं। जैसे PRIDE हमने लिखा है, यहाँ प्राइड लिखा है। वैसे तो प्राइड का मीनिंग होता है क्या? अहंग होता है। क्या होता है? अहंग, घमंड के सेंस में होता है।
लेकिन हम क्या करेंगे, घमंड के सेंस में होता है। तो इस प्राइड को जो हमने लिया है, तो यहाँ देखिए पी से क्या क्या बना है, पी फॉर पर्सनल प्रोनाउन भी होता है, पी से क्या होता है, पॉसेसिव प्रोनाउन होता है, आर से क्या सब होता है, आर से देखिए यहाँ क्या होता है, आर से रेसिप्रोकल प्रोनाउन होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, रिलेटिव प्रोनाउन होता है, और आई से क्या होता है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है, इंडिफिनिट प्रोनाउन होता है, डी से क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डी से डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और ई से क्या होता है, तो एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन होता है। यहाँ क्या लिखा है, एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन। इस प्रकार से पी से डबल, यानी पी से आपको देखिए पी से भी 2 होता है, आई से भी 2, डी से भी 2, यानी सबसे 2 होता है, ई से केवल 1 होता है, और आर से 3 होता है, ये ध्यान रखिएगा। इस प्रकार से टोटल यहाँ 10 प्रोनाउंस के विषय में बताया जा रहा है। उसमें पी से पर्सनल प्रोनाउन, पी से पॉसेसिव प्रोनाउन, उसके बाद आर से रेसिप्रोकल, आर से रिफ्लेक्सिव, आर से रिलेटिव, आई से इंट्रोगेटिव, इंडिफिनिट, डी से डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, उसके बाद ई से एक्सक्लामेटरी। क्या है, एक्सक्लामेटरी है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ तक आपको समझने में कोई दिक्कत हुआ होगा। चलिए इसके एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सनल प्रोनाउन क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है। इन सब के एक्सप्लेनेशन को हम जानते हैं, थोड़ा थोड़ा करके इसका डेफिनेशन समझते हैं, फिर तो हम उसी प्लेटफॉर्म पर आएंगे जिस प्लेटफॉर्म से या हमारा जो मकसद है, जो हमारा एम है इस वीडियो से बनाने के बाद, जो हमारा उद्देश्य है कि कॉमन एरर आप अच्छी तरह से सीख जाएँ, उनको लेकर के हम आएंगे। पहले आप बेसिक जानने की कोशिश करें। चलिए हम लोग सीखते हैं पर्सनल प्रोनाउन, पॉसेसिव प्रोनाउन क्या है, इनको और अच्छी तरह से समझते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस में आपको एग्जाम्पल सबसे पहले बता दें। एग्जाम्पल के रूप में क्या है, ही है, हिम है। ही सब्जेक्ट के रूप में आता है, हिम ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, सी है, हर है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं, जैसे आई है, मी है, यू है, यू सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है। तो अब एक एग्जांपल के रूप में देखें तो यू आर लेबोरियस अगर लिखा है तो इसमें यू जो लिखा है यह पर्सनल प्रोनाउन, पीपी का मतलब यहाँ पर्सनल प्रोनाउंस हैं। तो पर्सनल प्रोनाउंस समझ में आ रहा होगा, जैसे बोध होता है, जैसे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ये इस तरह से होता है ना। फर्स्ट पर्सन में आई वी आता है। उसके बाद अभी इसको हम एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग करने के लिए पर्सनल प्रोनाउंस को हम समझा रहे हैं, यानी व्यक्तिगत का बोध कराने के लिए। जैसे आई कहते हैं तो मैं पर्सनल खुद का बोध होता है, जैसे यू कहते हैं तो खुद के आपका बोध होता है। इसी तरह से पर्सनल प्रोनाउंस को हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने, यानी पार्टिकुलर पर्सन और थिंग का बोध होता है इसमें। तो यहाँ तो थिंग की बात तो नहीं कर रहे हैं, प्रोनाउंस है, तो इसलिए हम ही, हिम, शी, हर की बात करेंगे, यानी जो लिविंग है, जैसे हम हैं, आप हैं, इसी तरह से इनमें ही, सी का यूज होता है। आगे हम चलते हैं पॉसेसिव प्रोनाउंस। दूसरा क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउंस। पॉसेसिव प्रोनाउंस का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताएं तो अधिकार के अर्थ में होता है पॉसेसिव। जैसे हम कहते हैं ना, यह घर मेरा है, मेरा कहने से क्या होता है, यानी आपका घर है, इसका मतलब ये निकला कि घर आपका है, तब तो आप कह रहे हैं कि मेरा है। अगर हम आपको कहते हैं कि आपको हम एक कलम दे दें और आपसे पूछे कि यह कलम आपका है, या आप यूँ कह दें कि नहीं ये मेरा कलम है, किसी के घर में आप रहने रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, और उस समय आपको अगर पूछा जाए कि कोई व्यक्ति के द्वारा कि आप किसके घर में रह रहे हैं या किसका घर है, तो आप ये नहीं कह सकते ये मेरा घर है, पर्सनली नहीं बता सकते इस तरह से कि ये मेरा घर है। मेरा का अधिकार तब होगा जब आपने किसी व्यक्ति से वह घर खरीदा है, और जब खरीद लेते हैं तब आप पूरे 100% अधिकार के साथ कहते हैं। ये अधिकार वाली बात हो जाती है, यानी मेरा है, तुम्हारा है, ये उसका है, उसकी है, ये अधिकार की बात हो जाती है। इसलिए पॉसेसिव मतलब ये होता है अधिकार के अर्थ में। पॉसेसिव प्रोनाउंस को समझ में आ गया होगा, यानी उसको अंग्रेजी में कहते हो माइन होता है, आवर्स होता है, योर्स होता है, हिज होता है, यानी हिज माना उसका, माइन माना मेरा, आवर्स माना हम लोगों का, योर्स माना तुम लोगों का, तुम्हारा। ठीक है, चलिए इसी तरह से अगर हम एक एग्जांपल देखें तो दिस पेन इज माइन, यानी यह कलम मेरा है, मेरा तब ना, यहाँ पीपी का मतलब पॉसेसिव प्रोनाउन, यहाँ पीओ लिखा हुआ, पीओपी, यानी पॉसेसिव प्रोनाउंस की बात कर रहे हैं। तो दिस पेन इज माइन जैसे कह दिए तो यह कलम क्या है, मेरा, यानी माइन क्या है, इसमें माइन ही इसमें क्या है, प्रोनाउन है, यानी कौन सा, तो पॉसेसिव प्रोनाउन है। पॉसेसिव प्रोनाउन के विषय में समझ में आ गया होगा आपको। रेसिप्रोकल प्रोनाउन के विषय में समझाते हैं। रेसिप्रोकल क्या होता है, रेसिप्रोकल का मतलब होता है पारस्परिक संबंध, आपस में संबंध, अपने आप में, अपने आप का मतलब यहाँ है क्या कहते हैं, पारस्परिक, आपस में। पारस्परिक का क्या मतलब, आपस में। जैसे हम जैसे उदाहरण की बात अगर करें, जैसे इसके उदाहरण में क्या आते हैं, ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर माने
ईच अदर माने एक प्रत्येक के साथ, यानी एक दूसरे के, वन अनदर माने एक दूसरे के साथ। समझ में आ गया? तो वी ऑल लव वन अनदर मतलब हम सभी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्यार करते हैं। वी ऑल मतलब हम लोग, ऑल मतलब सभी, लव माने प्यार करते हैं, वन अनदर माने एक दूसरे को, यानी आपस में करते हैं, यानी एक दूसरे को, यानी पारस्परिक संबंध है इसमें। यानी रेसिप्रोकल का मतलब ही होता है पारस्परिक संबंध, यानी एक दूसरे से जुड़ा हुआ, पारस्परिक जुड़ा हुआ हो, ऐसे वर्ड्स, यानी ईच अदर वन अनदर, ये रेसिप्रोकल हो गया। अब हम आगे चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के विषय में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या? अगर आपको ये लग रहा है कि रिफ्लेक्स जैसे कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत है तो आप इसको पॉज करके आराम से सुन करके अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत आपको, मुझे नहीं लगता है, होगा। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो अपने आप का बोध करा दे, निजी हो। मतलब जैसे हम कहते हैं कि माई सेल्फ मिथिलेश कुमार हम बोल रहे हैं, जैसे बोलता है माई सेल्फ, कोई व्यक्ति बोल रहा है माई सेल्फ राजीव कुमार बोलता है, माई सेल्फ गणेश कुमार बोलता है, मैंने खुद की बोध करा रहा है, अपने आप का बोध कराने के लिए ये होता है। यानी कोई भी वर्ड, ऐसा वर्ड जो अपने आप का बोध कराता है, जैसे माई सेल्फ, जैसे आवर सेल्फ मतलब हम लोगों का, खुद का। योर सेल्फ मतलब उन लोग, आपका, खुद का। यानी इसी तरह से अगर हम कह दें एक सेंटेंस के जरिए इसको कहना चाहें तो आई टीच माई सेल्फ। आई टीच मतलब ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आई टीच मतलब मैं खुद पढ़ाता हूँ, मैं अपने आप, मतलब खुद पढ़ाता हूँ। माई सेल्फ मतलब खुद अपने आप से पढ़ाता हूँ, मैं दूसरे टीचर को नहीं लिया हुआ हूँ, मेरे कोचिंग में और दूसरा कोई टीचर नहीं, मैं खुद पढ़ाता हूँ, उसके सिवा कोई और नहीं पढ़ाता है। तो ये माई सेल्फ क्या किया यहाँ इस सेंटेंस में, खुद का बोध कराने के लिए यूज किया गया है। चलिए उसी तरह से तो माई सेल्फ क्या हो गया? तो माई सेल्फ आपको क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। रिलेटिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होता है? यानी कनेक्टिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस को कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो ये वर्ड्स और सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है, इसलिए इसको कनेक्टिव प्रोनाउंस भी कहते हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस को। चलिए एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं, जैसे हु है, विच है, दैट है, एज है, बट है, वॉट है। ये सारे वर्ड्स जो है, ये कौन सा वर्ड है? ये रिलेटिव प्रोनाउंस के रूप में यूज किया जा सकता है। देखिए करते भी हैं, देखिए जैसे लिखे हैं एक सेंटेंस के जरिए देखते हैं इसको। आई मैट मैंने मैं मिला, किससे? आई मैट वीना, मैंने वीना से मिला। हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, जो क्या कर रहा था? स्कूल से वापस आ रहा था। क्या कर रहा था? स्कूल से वापस आ रहा था, मैंने उससे मिला। तो आई मेट एक वर्ड, एक सेंटेंस अलग है, आई मेट वीना एक सेंटेंस है। दूसरा क्या है? वीना वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, यानी वीना क्या कर रही थी? रिटर्निंग हो रही थी। कहाँ से? फ्रॉम स्कूल, स्कूल से रिटर्निंग हो रही थी। मैंने उससे मिला, मैंने वीना से मिला, वीना क्या हो रही थी? स्कूल से रिटर्निंग। ये दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए क्या कर दिया? ऐड किया गया, कनेक्ट कर दिया दोनों को, और दोनों को कनेक्ट कर दिया तो आई मेट वीना हु वाज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। हु यूज किया गया, किसके लिए यूज किया गया? हु। तो हु यूज किया गया, तो हु वॉज रिटर्निंग यानी वीना के विषय में कहा गया। ये वीना के विषय में कहा गया कि वीना जो रिटर्निंग कर रही थी। यहाँ हम डायरेक्ट नहीं आई मेट वीना, या जैसे यहाँ देखिए डबलिंग बार हमने लिखा है आई मेट वीना, फिर वीना वॉज रिटर्निंग। इसको एक साथ अगर हमने जोड़ करके बोला तो क्या बोला? हु वॉज रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल। यानी ये कनेक्टर है और यह इसका मतलब यह रिलेटिव प्रोनाउंस है। यानी बीच में अगर जैसे हु का, व्हाट का अगर बीच में यूज हो जाए, अगर जैसे यह क्वेश्चन वर्ड भी है, आगे हम चल करके इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस पढ़ेंगे, ये क्वेश्चन वर्ड भी है। जैसे कहते हैं ना हु आर यू, तो हु के साथ में, हु के जस्ट बाद क्या आ जाता है? हु के जस्ट बाद आ जाता है आपको हेल्पिंग वर्ब। जब इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो समझ जाइए यह क्या है? क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किया गया है, अर्थात इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन यहाँ तो इसके बाद आपको क्या है? देखिए यहाँ भी है हेल्पिंग वर्ब है, लेकिन हु वॉज है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है। कनेक्टर के रूप में जब यूज हो जाए तो समझ जाइए कनेक्टर के रूप में मतलब ये किसके लिए यूज हुआ? हुआ है यूज यहाँ वीना के लिए, और कनेक्टर के रूप में यूज हुआ है, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये आपको रिलेटिव प्रोनाउंस है। लेकिन अगर इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, अच्छा रिलेटिव प्रोनाउंस है तो रिलेटिव प्रोनाउंस के डिफरेंस अगर समझा दें इंट्रोगेटिव और रिलेटिव प्रोनाउन में, अगर हु को लेकर के अगर देखा जाए तो इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहता है, ना कि क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। और पता भी नहीं चलता, इसके अर्थ से ये भी नहीं पता चलता है, क्या नहीं पता चलता है कि क्वेश्चन पूछने के लिए किया जा रहा है। यहाँ रिलेशन का, सेंटेंस के रिलेशन का बोध हो रहा होता है। चलिए जैसे इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में प्रश्न पूछने की, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्न पूछने के अर्थ में होता है। अब प्रश्न पूछना मतलब किससे किया जाता है? हु से। जैसे कहते हैं हु आर यू, कहते हैं विच इज योर बुक, यानी किस, कौन सा, यह तुम्हारा बुक कौन सा है? योर बुक माना तुम्हारा बुक, योर बुक माना तुम्हारी किताब कौन सा, विच माना कौन सा है, तुम्हारी किताब कौन सी है, विच इज योर बुक कहते हैं। तो जैसे हम विच का यूज किए तो विच के बाद कौन आया? हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन आया? सब्जेक्ट आया, सब्जेक्ट बाद इस तरह से जुड़ा हुआ रहता है, और लास्ट
में क्वेश्चन वर्ड रहता है, ये भी ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन वर्ड आ गया तो समझ जाना कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस है इसमें, और जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस होगा उस यानी शुरू में यूज किया गया होगा, यानी स्टार्टिंग में वही विच से, हुम से, हुज से, व्हाट से, हु से, इन सब सारे वर्ड का उपयोग किया गया होगा शुरू में, और लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। तो उसके बाद इन सारे वर्ड के बाद क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो आप अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं इसको, और हम विस्तार से बताएंगे आगे चल करके जब सेंटेंस पढ़ा रहे होंगे। चलिए, इंडिफिनिट प्रोनाउन क्या होता है? इंडिफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चित, अनिश्चित व्यक्ति वस्तु को बोध के अर्थ में होता है। इंडिफिनिट मतलब डिफिनिट नहीं है, इंडिफिनिट है। इंडिफिनिट जैसे हम कहते हैं ना एवरीबॉडी, एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक व्यक्ति, और 10 है कि 20 है ये पता चला, इससे एवरीबॉडी मतलब प्रत्येक, प्रत्येक माने कितना, 2, 5, 10, 15, 20 कितना, इसका कोई पता नहीं चला, यही इंडिफिनिट हो गया। समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीथिंग कहने से भी पता नहीं चल रहा है। ऑल, ऑल कहने से कितना, 10, 20, 50 किसी का पता नहीं चला। सम, बोथ, एनी, मोस्ट, एनफ, फ्यू, मैनी, नन, लिटिल, वन, अदर, अदर्स, इन सब जितने भी वर्ड्स है, इन सब से ऐसे वर्ड्स समझ जाइए कि ऐसे वर्ड्स जो प्रोनाउंस के लिए उपयोग किए जा रहे हैं और उनका मतलब जो है निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो समझ जाइए वह इंडिफिनिट प्रोनाउंस है। इसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। समबडी हैज स्टॉलन माय वॉच, WATCH लिखा हो, तो समबडी मतलब कुछ व्यक्ति ने क्या किया, मेरी घड़ी जो है चुराई है, कुछ लोगों ने क्या किया है, मेरा घड़ी चुराया था। जब ये बात कर रहे हैं तो कुछ मतलब कौन, इसका कोई डिफिनेट नहीं हो रहा है, इसलिए हम कहते हैं ये इंडिफिनिट प्रोनाउंस के अंतर्गत आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस से मतलब क्या है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में से कोई एक को अलग सूचित करने के लिए इसका जो उपयोग करते हैं, किस अर्थ में होता है, तो 2 या 2 से अधिक व्यक्ति वस्तु को व्यक्ति या वस्तुओं में से एक को अलग सूचित करने के लिए, जैसे कहते हैं ईच ऑफ द बॉयज, मतलब बहुत सारे लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक एक की बोध करने के लिए, है ना, प्रत्येक से प्रत्येक का बोध होता है, यानी एक की मतलब अलग अलग करके, यानी प्रत्येक का मतलब क्या, बहुत सारे लड़के हैं उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं, एक करके, है ना। तो प्रत्येक लड़के, हैज हिज ओन बुक, सबके पास क्या है, हैज हिज ओन मतलब उसको अपना बुक है, अपनी किताब है ना। तो ईच क्या हो गया, ईच यहाँ क्या हो गया, तो ई हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये होता है वितरण माना कि यहाँ वितरण इस तरह से नहीं कर देना कि तुम लोग एक करके वैसे वितरण भी करते हैं, तो यहाँ उसी सेंस में हो रहा है। ईच माना प्रत्येक, आइदर और, आइदर, नाइदर और etc, ये सारे क्या हो गए आपको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हो गए। चलिए, आइदर और नाइदर नॉर नहीं करना है आपको, ईच है, आइदर है, नाइदर केवल लगा देगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस की ओर चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है, यहाँ देखिए सांकेतिक, जैसे कहते हैं ना दिस इज योर पेन, दैट इज योर पेन, है ना, ये दिस कहने से नहीं कहते हैं दिस, ये संकेत इंडिकेट करते हैं, संकेत करते हैं, दिस इज योर पेन। इसी तरह दिस इज कैट, जैसे आपके सामने से कैट जा रहा है, बच्चे को दिखा रहे हैं, आपके सामने में बच्चा है उसको अगर बता रहे हैं तो क्या कहते हैं, दिस इज कैट, दिस इज ए कैट होगा, यहाँ हमने ए छोड़ दिया है, यहाँ आप ए लिख दीजिएगा। दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है, क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, दिस दे करके, दिस वर्ड जो यूज क्या रहा है किसके लिए, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डिमॉन्स्ट्रेट माने संकेत दे रहे हैं, यानी दीज आर कैट्स, ये सभी बिल्लियां हैं, यानी दिस का प्लुरल दीज होता है, दैट का प्लुरल दोज होता है, सच आ जाता है इसके साथ, दी सेम आ जाता है, सच है, दी सेम है, ये सारे इनके एग्जाम्पल है। एक्सक्लामेटरी प्रोनाउन क्या होता है, इसके विषय में जानते हैं, यानी सेंस ऑफ सरप्राइज को एक्सप्रेस करने के लिए होता है, सरप्राइज को एक्सप्रेस, व्हाट यू डोंट नो मोहन, जैसे कहते हैं ना व्हाट, तो व्हाट का मतलब होता है क्या, यू डोंट नो मोहन मतलब तुम नहीं जानते हो, व्हाट, जब भी हम कुछ सरप्राइज होकर के कहते व्हाट, जैसे कुछ बोला आपको आपने क्या व्हाट कह दिया, इसका मतलब ये सरप्राइज का सेंस दे रहा है, इसको कहते हैं एक्सक्लामेटरी प्रोनाउंस कहते हैं। तो आप इस तरह से सारे प्रोनाउंस के विषय में पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं। अब हम आपको लेकर के चलते हैं एरर्स की और एरर्स को कैसे फाइंड करना चाहे उसके इसी को बताने के लिए चलते हैं। उनसे पहले हम आपको हर प्रोनाउंस के, जैसे आई है, वी है, सब्जेक्टिव केस है, नॉमिनेटिव के विषय, ऑब्जेक्टिव केस है, इनके विषय में भी आपको हम समझाते हैं। चलिए,
पर्सनल प्रोनाउंस, यहाँ देखिए हम आपको एक एक करके आपको अंडरस्टैंडिंग कराने की कोशिश किए हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, पॉसेसिव प्रोनाउन है। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, जैसे आई है, आई को हम क्या लिखें, आई सब्जेक्ट, यहाँ जो एस लिखा है इसका मतलब सिंगुलर, जैसे आई का प्लूरल क्या होगा, वी होगा। और अच्छा आई अगर नॉमिनेटिव केस है, आई क्या है, नॉमिनेटिव ना, मतलब सब्जेक्ट को शो करने वाला है, तो आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। आई का पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, अच्छा एडजेक्टिव क्यों, एम वाई, माई, माई मतलब मेरा, माइन मतलब भी मेरा, ये माई मतलब मेरा, माई क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन ये भी माई कहने से भी मेरा का बोध होता है, माइन कहने से भी मेरा, यानी दोनों अधिकार वाला है, इसलिए ऊपर में हमने क्या लिखा है, पॉसेसिव लिखा है। ये पॉसेसिव एडजेक्टिव इसलिए हमने लिखा है क्योंकि माई जब भी आएगा, हम ऐसा नहीं लिख सकते कभी भी, क्या नहीं लिख सकते, दिस पेन इज क्या लिख सकते हैं, माई, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। क्या नहीं लिख सकते हैं, दिस पेन इज माई नहीं लिख सकते। तब क्या लिख सकते हैं, माई के जगह पर दिस पेन इज माइन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माइन, क्योंकि माइन जब भी आएगा अकेला आएगा, नाउन के स्थान पर आएगा, नाउन को लेकर नहीं आएगा। जबकि एडजेक्टिव जब भी आएगा, एडजेक्टिव जब भी यूज किया जाएगा, एडजेक्टिव का जब भी प्रयोग करेंगे हम, तो क्या होगा, ये इसके साथ आएगा। जैसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं कि माई पेन, क्या कहते हैं, माई पेन, पेन इज न्यू कहते हैं, नहीं तो माई के बाद क्या आया, नाउन आया। माई जब भी आएगा उसके साथ नाउन आएगा, और जैसे ही नाउन आ गया तो फिर समझिए एडजेक्टिव हो गया। अगर लिखते हैं आवर हाउस लिखते हैं, ठीक है, HOUS हाउस लिखते हैं, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है। जैसे ही हम लिख देते हैं आवर्स लिख देते हैं, ये एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन है। आवर्स के बाद कभी हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं, आवर्स हाउस नहीं लिख सकते हैं। अगर आवर्स हाउस लिख दिए तो समझ जाइए गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आवर्स प्रोनाउन है, और प्रोनाउन किसको लेकर नहीं आता, किसके साथ नहीं आता, नाउन्स के साथ नहीं आता है। तो फिर क्या होना चाहिए, यहाँ आवर हाउस होना चाहिए, आवर हाउस, ये सही है, और ये एडजेक्टिव का फॉर्म है। जब भी अभी आवर्स ही लिखना होता तो हम क्या लिखते हैं, आवर्स इज, आवर्स मतलब हमारा, आवर्स इज न्यू कार, हमारी नई कार है, हमारी क्या है, नई कार है। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इस सेंटेंस बना सकते हैं। यानी आप एडजेक्टिव और पॉसेसिव प्रोनाउन को आप अच्छी तरह से समझ गए। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के विषय में तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हुआ होगा। माई सेल्फ, खुद का बोध कराने के लिए, जैसे आई टीच माई सेल्फ, मैं खुद अपने आप से पढ़ाता हूँ, मैं दूसरे का मदद नहीं लेता हूँ। माई सेल्फ का मतलब खुद का, अपने आप का बोध होता है। तो आई का क्या हो गया, मी, उसके बाद आई का क्या हो जाएगा, पॉसेसिव एडजेक्टिव, माई अधिकार वाला, आई और मी को क्या कह दिए थे, पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। और पर्सनल प्रोनाउन में भी दो तरह का, नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव केस। इसे पॉसेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं। माई और माइन को किस केस के अंतर्गत रखते हैं, पॉसेसिव केस के अंतर्गत रखते हैं। आपको नाउन में हम केस के विषय में बताए थे, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के विषय में बताए थे थोड़ा बहुत। चलिए अब यहाँ देख लीजिए, पॉसेसिव केस भी आपको समझ में आ गया। अब ये आई और वी, उसी तरह से वी की बात करें तो वी क्या है, आई का प्लूरल है, वी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव आस हो जाएगा। वी का क्या हो जाएगा, पॉसेसिव अधिकार वाली वर्ड्स अगर बोले एडजेक्टिव में तो आवर हो जाएगा। वी का क्या होगा, आवर्स हो जाएगा प्रोनाउन में, और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आवर सेल्व्स हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर देखें तो आई वी को हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन कहते हैं। और फर्स्ट पर्सन अगर कहते हैं इनको, तो सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग करना ये जरूरत है कि फर्स्ट पर्सन है क्या। तो फर्स्ट पर्सन का मतलब होता है हु स्पीक्स, जो बोलता है। हु स्पीक्स यहाँ लिखा हुआ है, हु स्पीक्स मतलब जो बोलता है, उसे फर्स्ट पर्सन कहते हैं। यहाँ हिंदी में भी लिख दिए, जो बोलता है उसे क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन। जैसे आई, मैं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ कि तुम ये काम करके लाना, तब मैं बोला, मैंने पहले बोला मैं, तो मैं क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। हम लोग खेलते हैं तो हम लोग क्या हो गए, फर्स्ट पर्सन। और आपने सुना तो आप क्या हो गए, तुम क्या हो गया, सेकेंड पर्सन हो गया। इसी प्रकार से सेकंड पर्सन के अंतर्गत क्या केवल यू आता है, और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या आता है, आई और वी आता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, यू सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। जब हम कहते हैं यू आर ए डॉक्टर, इसका मतलब आप एक डॉक्टर हैं, सिंगुलर हो गए। जब कहते हैं यू आर डॉक्टर्स, मतलब तुम लोग डॉक्टर हो। ये मतलब आप जब ऐसा यू आर डॉक्टर्स कह दिए तो मतलब बहुत सारे का बोध हो गया। जैसे यू आर ए डॉक्टर कहते एक का बोध हुआ, तो यह सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। इसीलिए इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू ही होता है, और इसका
जो पॉसेसिव के लिए यूज करते हैं योर और योर्स यूज करते हैं। योर्स प्रोनाउन हो गया, योर्स योर क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। योर सेल्फ और योर सेल्फ्स हो गया, योर सेल्फ सिंगुलर हो गया और योर सेल्फ्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जैसे आवर सेल्फ्स प्लूरल हो गया, तो समझ जाइए यहाँ सिंगुलर प्लूरल दोनों है। सेकंड पर्सन क्या होता है, हु लिसन, यानी हम जो कुछ बोलते हैं, जो कोई सुनता है, जो सुन रहा है, उसको क्या कहते हैं, सेकंड पर्सन कहते हैं। और यहाँ जो एस पी लिखा हुआ है, यहाँ देख रहे हैं एस पी, एस का मतलब क्या होता है, सिंगुलर। सिंगुलर क्या होता है, अगर पूछा जाए सिंगुलर क्या होता है, तो वन पर्सन और थिंग इज कॉल्ड सिंगुलर। प्लूरल क्या होता है, मोर देन वन पर्सन, यानी एक से अधिक। सिंगुलर मतलब एक, सिंगल, वन पर्सन और वन थिंग, यानी एक व्यक्ति, एक वस्तु। मोर प्लूरल का मतलब मोर देन वन, मतलब एक से अधिक का बोध होता है। जैसे पेन कहते हैं तो पेन्स हो जाता है, जैसे हम कहते हैं बुक कहते हैं तो बुक्स हो जाता है। सिंगुलर प्लूरल भी हम आपको काफ़ी अच्छे तरीके से नाउन चैप्टर में वीडियो, जो पिछले वाला वीडियो है नाउन का, उसमें हमने आप अच्छी तरह से बताया, वहाँ से आप अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं अगर आपको डाउट होता है फिर भी। तो चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। अब हम लोग चलते हैं थर्ड पर्सन की ओर और ही सी इट के विषय में अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए थर्ड पर्सन में कौन कौन आता है। थर्ड पर्सन में आता है ही शी इट आता है और दे आता है। ही सी इट, यहाँ जो देख रहे हैं ही क्या है, सिंगुलर है। यहाँ जो एस लिखा है इसका मतलब सिंगुलर है, सी सिंगुलर है, इट है सिंगुलर। ही पुरुष के लिए यूज किया जाता है, यानी मेल के लिए यूज किया जाता है। सी किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए यानी फीमेल के लिए यूज किया जाता है। और इट नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज किया जाता है और छोटे छोटे जानवरों के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जबकि दे का उपयोग जो है सबके लिए, ही सी इट, यानी ही सी इट का प्लूरल है दे, यानी दे अगर नॉन लिविंग थिंग है, नॉन लिविंग थिंग बहुत सारे हैं तो उनको हम दे कह सकते हैं। और जब लिविंग थिंग है बहुत सारा है, एक है, अगर मेल है तो ही कहेंगे और बहुत सारा मेल है तो फिर दे कहेंगे। तो इस तरह से आप इसकी अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गया होगा। इसे नॉमिनेटिव केस के अंतर्गत रखते हैं, यानी सब्जेक्ट के रूप में। नॉमिनेटिव केस का मतलब होता है सब्जेक्ट, जहां इसको थर्ड पर्सन कहा जाता है। सबसे पहले आपको यह जानना है कि थर्ड पर्सन होता क्या है। थर्ड पर्सन मतलब मैंने पहले बताया दिया, मैं बोल रहा हूं मैं फर्स्ट पर्सन, आप सुनते हैं आप सेकंड पर्सन, और जिनके विषय में हम बोलते हैं वो थर्ड पर्सन। जैसे मैंने कहा कि मैंने आपको कहा, आप सुन रहे हैं तो आपको कहा, जो सुनता है उसी को सेकंड पर्सन कहते हैं। अब जो बोलता है उसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई, मैं बोलता हूं तो आई क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। यू सेकंड पर्सन, आप सुनते हैं यू हैं तो सेकंड पर्सन। और ही उनके विषय में बोलते हैं तो थर्ड पर्सन। इसलिए ही सी इट दे को थर्ड पर्सन के अंतर्गत रखा गया। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, whom about, WHOM, whom about, whom WHOME, whom about, यहाँ ई छूट गया शायद लगता है। तो whom about we speak, जिसके विषय में हम बोलते हैं, जिसके बारे में हम क्या बोलते हैं, उनको क्या कहते हैं, थर्ड पर्सन। जैसे ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, दे। ही का क्या होगा, ऑब्जेक्ट हिम होगा। ही का पॉसेसिव में क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। पॉसेसिव एडजेक्टिव, पॉसेसिव प्रोनाउन में हिज हो जाएगा, हिज ही होगा। और यहाँ हिमसेल्फ होगा। सी का हर सेल्फ, हर्ष हो जाएगा, हर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ हर्ष, यहाँ ध्यान रखिएगा, लेकिन इनमें देखिए ये दोनों सेम ही रहता है। इट का इट्स, यहाँ इट्स हो जाएगा, इट सेल्फ हो जाएगा। दे, देम, देयर, देयर्स, एस लगा हुआ है, देम सेल्फ हो जाएगा। इस तरह से आप इनको भी अंडरस्टैंडिंग कर चुके हैं और इनका आपको नरेशन में भी बहुत वर्क होगा और बहुत जगह इसका उपयोग होता है। और इससे संबंधित किस तरह से कॉमन एरर आते हैं इसके विषय में हम लोग जरा देखते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है पर्सनल प्रोनाउंस। अभी जो हम पढ़ेंगे किसके किसके विषय में पढ़ेंगे, पर्सनल प्रोनाउंस के विषय में पढ़ेंगे, पॉसेसिव केस के विषय में पढ़ेंगे, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इनका उपयोग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें, क्वेश्चंस आपके सामने आ जाएगा, क्या करने आ जाएगा। अभी हम एरर बता नहीं रहे हैं, आपको एरर बनाने नहीं दे रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दे रहे हैं, अगर आपको इसके विषय में अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ फिल इन दी ब्लैंक्स में आपको दिया गया है कुछ क्वेश्चंस, आप इसको खुद से बना सकते हैं। अगर आप पहले से पढ़ रखे हैं, आपको पहले से कुछ आता है, आपको कुछ अपनी थोड़ी बहुत भी जानकारी है, तो मैं आपको सारे क्वेश्चंस को आपको दिखा देता हूँ और इस क्वेश्चंस को आप खुद से पहले ट्राई कर लीजिए, फिर इसके बाद हम एक्सप्लेनेशन कर दे रहे हैं। ठीक है, तो 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6, 7, इस तरह से 8 है, 9 है, 10 है। इस क्वेश्चंस को आप लिख लीजिए और ये 10 क्वेश्चंस को लिख करके आप खुद से बनाने की कोशिश करिए। और आपको ऑप्शन भी यहाँ देखिए दिया हुआ है, ऑप्शन में दिया हुआ है जैसे कहते हैं 1, 2, 3, यानी फर्स्ट फिल, यहाँ जो आपको ब्लैंक है, खाली जगह है, यहाँ जो खाली जगह है एंड, उसके बाद जो 2 और खाली जगह है, इन सब में ठीक है भरना है। इनके लिए आपको क्या क्या दिया है, ही दिया है, यू है, आई है, इनको भरना है। और यहाँ जो दिया गया इसके लिए एक खाली जगह हमने इसमें नहीं भरा, यहाँ आपको इज भरना है या आर भरना है, इसका निर्णय आपको करना है। चलिए
इज भरना है या आर भरना है, इसका निर्णय किसको करना है? आपको निर्णय करना है। तो इज होगा कि आर होगा, ये चौथे ऑप्शन के लिए। यहाँ ही यू आई जो है, इसमें ही पहले रखें कि यू रखें पहले कि आई रखें पहले आई रखें कि यू रखें कि ही रखें, इसको सजाना है। पहले ही रख, इसमें ही रख देते हैं, यू रख देते हैं, इसमें मान लेते हैं, इसमें आई रख देते हैं। तो ही यू एंड आई इज होगा कि आर होगा? क्रिमिनल्स। क्या होगा, किस तरह से होगा इसका? यहाँ जो दिया है ही यू आई, यही सही है, यही जो दिया गया है ऑप्शन में, इस तरह से दे दें या फिर दूसरे तरीके से पहले लिखा जाएगा। तो इसको आपको इसी तरह से ऑप्शन दिया गया, सब में ऑप्शन दिया गया है, तो उसके ऑप्शन के अनुसार आपको बनाना। फिर हम आपको एक्सप्लेनेशन कर दें, इसके जरिए आप अंडरस्टैंडिंग आपको ठीक हो जाएगा। जो आपको गलती होगा इससे आपको एहसास होगा कि नहीं, गलती जो हुआ है तो इस गलती से इनको सुधारा जा सकता है, इस रूल और नियम से इनको हम सुधार सकते हैं। तो चलिए पहला हम बताते हैं। आप लोग पढ़े होंगे या आप जो कभी इंग्लिश ग्रामर का आप कहीं कोचिंग लिए होंगे, तब उस कोचिंग के जरिए आपको बताया गया होगा या नहीं बताया गया होगा, तो हम बताते हैं आपको। पहला नंबर जो क्वेश्चन है, ये पहला नंबर का जो क्वेश्चन है, इसको कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले हम बता देते हैं, यहाँ क्रिमिनल्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? क्रिमिनल्स। और ये जो है आपको दिया है ही यू आई, ये क्या है? सब्जेक्टिव केस है, यानी नॉमिनेटिव केस है। और नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्ट का जो उपयोग करते हैं पर्सनल प्रोनाउंस, यानी इसको पर्सनल प्रोनाउन भी कहते हैं। तो इनका जो उपयोग करते हैं, कैसे करते हैं? तो याद रखिएगा, 1 2 3। अगर 1 2 3 का मतलब क्या हुआ? एक से मतलब है फर्स्ट पर्सन। यहाँ देखिए लिखा हुआ, एक से मतलब क्या? फर्स्ट पर्सन। 2 से मतलब क्या? सेकंड पर्सन। 3 से क्या मतलब? थर्ड पर्सन। तो 1 2 3 की बात कर रहे हैं, तो 1 2 फर्स्ट पर्सन में कौन आता है? आई और वी आता है। और उसके बाद सेकंड पर्सन में कौन आता है? यू आता है। उसके बाद ही सी इट में क्या आता है? दे में क्या आता है? थर्ड पर्सन आता है। तो यहाँ देखिए इसमें क्या है? ही क्या है आपको? थर्ड पर्सन है, 3 है। यू क्या है? सेकंड पर्सन है, 2 है। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है, 1 है। 3 2 1 है। तो आपको भरना है। तो याद रखिए, जब भी कोई दोष अपराध वाली सेंस आ जाए, दोष अपराध पाप वाला वर्ड सेंटेंस हो, तो उसमें 1 2 3 का यूज करते हैं। 1 2 3 यानी पहले फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। तो इसके आधार पर इसका क्या हो जाएगा? तो पहले फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन इसमें कौन है? फर्स्ट पर्सन है आई, तो इसमें भरा जाएगा आई। उसके बाद सेकंड पर्सन यानी यू, इसमें यू लिख देंगे। इसमें क्या लिखेंगे? यू। एंड थर्ड पर्सन के रूप में क्या? ही। तो आई यू एंड ही। अब हम आपको पूछते हैं, आई यहाँ भर दिए, यू यहाँ भर दिए, एंड ही यहाँ भर दिए, तो ये एक है कि 3 हो गया? 3 हो गया तो प्लूरल ना हो गया, एक से अधिक ना हो गया, यानी एक से मोर देन 1 पर्सन और थिंग बताए थे ना प्लूरल के लिए। तो यहाँ देखिए आई यू ही कहने से कितने आदमी हो गए? यहाँ 3 हो गए ना। एक, मैं, तुम और वह। मैं, तुम, वह क्या है? आर क्रिमिनल्स। यहाँ क्या हो जाएगा? आर। इज आर में कौन होगा? आर होगा यहाँ। तो इस तरह से आप सब्जेक्ट और वर्ब को किस तरह से अरेंज किया जाता है और किस सेंटेंस में कैसे अरेंज किया जाता है, ये भी समझ में आ गया। जब इस तरह का सेंटेंस यानी क्रिमिनल से रिलेटेड होगा, यानी क्रिमिनल दोष अपराध आदि से रिलेटेड होगा, तो आप ऐसे वर्ड में 1 2 3 का अरेंजमेंट रखेंगे। जबकि अगर नॉर्मल सेंटेंस रहेगा तो उसमें 1 2 नहीं, तब 2 3 1 का अरेंजमेंट रखेंगे, यानी 231 का फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आ गया होगा। चलिए इस तरह से एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है? दूसरे क्वेश्चन में दिया है, फिर खाली जगह है, इसमें भी खाली जगह, एंड है, गो है, देयर है दिया हुआ, यू आई एंड ही है। देयर मतलब कौन? इसमें यू पहले कौन भरेंगे? इसमें नॉर्मल सेंटेंस है, इसमें नॉर्मल सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा? पहले 2 यूज करेंगे, फिर 3 यूज करेंगे, 1 यूज करेंगे। तो यू 2 है तो 2 को पहले यू लिख दीजिए, फिर 3 के रूप में क्या लेंगे? ही लेंगे, तो ही ले लीजिए, और उसके बाद क्या लेंगे? आई ले लीजिए। तो यू ही एंड आई गो देयर, इसका होगा। ये नहीं कि आप ऐसे भर दीजिएगा। इसको कैसे भर दीजिएगा? ही पहले भर दीजिए, फिर यू भर दीजिए, फिर आई भर दीजिए। आपको एग्जाम में इसी तरह से कॉमन एरर में दिया रहेगा। कैसे दिया रहेगा? आपको कॉमन एरर में दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा? यू दिया रहेगा पहले, उसके बाद दिया रहेगा आई दिया रहेगा, एंड दिया रहेगा, ही दिया रहेगा, उसके बाद इसी तरह से ऑप्शन दे दिया जाएगा। इस तरह से आर है ना, क्या कहते हैं? यू ही एंड आई, मतलब इस तरह से दिया रहेगा। उसके बाद रहेगा गो देयर रहेगा दिया हुआ। तो बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन में, चौथे ऑप्शन में रहेगा नो एरर, तो कौन से ऑप्शन में रॉन्ग है यानी एरर है? तो आपको ये एरर पहचानने के लिए आएगा तब ना कि पहले किसको सजाते हैं, तब ना उसका एरर आप निकालने में, फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको एरर्स भी दिया जाएगा। अभी आपको ट्रेन किया जा रहा है इस फिल इन दी ब्लैंक्स के जरिए, यानी फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं, ब्लैंक्स को भर करके या इसको बता करके हम ट्रेंड कर रहे हैं कि पहले 1 2 3। यदि आपको रूल्स दे देते हैं तो बहुत ज़्यादा रूल्स हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, आपको लिखने
लिखने में भी बहुत सारा पेज को मतलब खर्च करना पड़ता है, यूज करना पड़ता। मैं उससे बचाना चाहता हूँ, आपको डायरेक्ट आपके दिमाग में बैठाना चाहता हूँ कि इस तरह के सेंटेंस में ऐसे करते हैं और इस तरह के सेंटेंस में ऐसे करते हैं, ताकि आपको किसी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। जैसे यू है, सेकंड 2 है, ये 3 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी 3 ही है, 2 3 3 का अरेंजमेंट है, तो ये अरेंजमेंट राइट है। अच्छा एक चीज और बता देते हैं, अगर 2 3 3 का अरेंजमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 2 3 का भी अरेंजमेंट है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 1 का भी होगा, क्योंकि आपको पता है 2 3 1 होता है, तो 2 1 भी हो जाए, पहले 2 आ जाए फिर 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, 2 आ जाए फिर 3 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 3 आ जाए 1 आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 1 आ जाए तब 2 आ जाए तो दिक्कत है, 1 आ जाए 3 आ जाए तो दिक्कत है, 3 आ जाए 2 आ जाए तो उल्टा आ जाए, तो सीरीज में रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस है या फिर दोष पाप अपराध से संबंधित है क्वेश्चन है, तो इस चीज को अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इस चीज को ध्यान में रखकर ही आप उसको अंडरस्टैंडिंग करने की कोशिश, एरर को फाइंड करने की कोशिश करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। लिखा है यू ही एंड सी गो टू स्कूल डैश स्कूल इन द टाइम योर आवर देयर। ये बताइए यहाँ क्या होगा। अब इसके लिए प्रोनाउन कैसा भरेंगे, अब इसके लिए तो आपको पता चल गया कि इसको कैसे सजाएंगे, यानी पर्सनल प्रोनाउन का अरेंजमेंट कैसे होगा। 2 3 1 करके होगा जब नॉर्मल होगा, 1 2 3 कब होगा, 1 2 3 होगा जब आप क्रिमिनल्स जैसे दोष अपराध के लिए रहेगा तब होगा। लेकिन इसके लिए वर्ब के साथ भरेंगे तो प्लूरल वर्ब भरेंगे, ये दोनों तो चीज समझ में आ गया। लेकिन इसके लिए पॉसेसिव केस कैसे भरेंगे, यही क्वेश्चन रहेगा। लेकिन आपको सब कुछ ठीक लगेगा, लेकिन आपको पॉसेसिव केस में आपको फंसा दिया जाएगा। तो ऐसी जगह पर पॉसेसिव केस किस प्रकार भरते हैं, इसको जानना जरूरत है। तो मैं बता दूं, अगर पॉसेसिव केस आप भर रहे हैं, यू ही एंड सी से एंड हो गया, याद रखिएगा। अगर लास्ट हो रहा है आपको किससे, थर्ड पर्सन से, लास्ट हो रहा है फर्स्ट पर्सन से, तो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग रखेंगे, और थर्ड पर्सन से हो रहा है लास्ट तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग रखेंगे। तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग रखेंगे तो थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन के मतलब ये हुआ, यहाँ प्लूरल के सेंस में रखेंगे तो प्लूरल के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपको देयर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देयर। और यदि यहाँ देखेंगे यू एंड आई है तो आई के अकॉर्डिंग रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ आई के अकॉर्डिंग रखेंगे तो माई हो जाएगा, माई पेरेंट्स क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, यू ही एंड सी गो टू देयर स्कूल इन टाइम, ठीक है। लेकिन यू एंड आई मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, है ना, मस्ट ओबे माई पेरेंट्स, यहाँ माई होगा जबकि आवर नहीं होगा। यहाँ आपको 1 मिनट रुक जाइए, माई नहीं आवर होगा, ठीक है, 1 मिनट रुक जाइए। प्लूरल के सेंस में होगा, सिंगुलर के सेंस में नहीं, माई तो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। तो तीसरे नंबर में क्या हो जाएगा, यू ही एंड सी है, यू ही एंड सी गो टू क्या है, स्कूल इन टाइम, तो इसमें क्या होगा, तीसरे नंबर में देयर होगा, लेकिन आप देयर होगा, जबकि यू एंड आई है मस्ट ओबे दैट्स क्या होगा पेरेंट्स, तो क्या हो जाएगा इसमें आवर हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा आवर हो जाएगा। हम आपको एक चीज बता दें, अगर आपको ये अंत होता है, किससे अंत हो जाता है, आई से एंड हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे आवर लगाएंगे, हमेशा याद रखेंगे आई से तो आवर लगाएंगे। लेकिन अगर और आई के अलावे और किसी से, जैसे सी से अंत हो गया है और किसी प्रोनाउन से यानी पर्सनल प्रोनाउन से, नॉमिनेटिव केस से यानी सब्जेक्ट से खत्म हुआ है, तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में देयर का उपयोग करेंगे। अच्छा, ऐसे कंडीशन में देयर का उपयोग करते हैं, इसमें आवर का यूज करते हैं, तो आवर का यूज करते हैं तो यानी ये सारे जो है प्लूरल को सेंस दे रहा है, प्लूरल का सेंस दे रहा है, इसमें तो सिंगुलर तो यूज करना नहीं है। योर आवर देयर है, इसमें तो सारे प्लूरल है, प्लूरल भी है इसमें, योर तो सिंगुलर भी होता है प्लूरल भी होता है, लेकिन आवर और देयर तो बिल्कुल प्लूरल है, इसलिए प्लूरल का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक से अधिक का बोध हो रहा है, यू ही एंड सी कहने से एक से अधिक का बोध हो रहा। तो ऐसे कंडीशन में आपको पता चल गया कि अगर ऐसा दिया रहेगा, अभी तक आप क्या देखें, अभी तक ये देखें कि अगर अरेंजमेंट की बात करें तो 2 3 1 ये आता है नॉर्मल सेंटेंस के लिए अरेंजमेंट। लेकिन ऐसे कंडीशन में वर्ब कैसा यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब यूज करते हैं, और प्लूरल वर्ब यूज करते हैं तो अगर इसका अरेंजमेंट किस प्रकार का रहेगा, अगर फर्स्ट पर्सन आ गया, जैसे 2 3, अगर यू आ गया, मान लेते हैं 3 आ गया, ही आ गया, एंड आ गया, मान लीजिए ही एंड आई आ गया, इसके बाद अगर पॉसेसिव केस, अगर आपको वर्ब भरने के लिए कह दिया जाए तो क्या भरिएगा, तो आर भरिएगा, हैव भर सकते हैं, यानी प्लूरल जो होगा वर्ब भर सकते हैं, ये प्लूरल वर्ब भर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये कह दिया जब पॉसेसिव केस भरिए, तो पॉसेसिव केस आई आ गया, आई से एंड हुआ है तो आवर भरेंगे। लेकिन
आई से एंड ना हो करके किससे एंड हो गया है, ही से एंड हो गया है, तब क्या भरिएगा, यू एंड ही है, यू एंड ही है, तब क्या भरिएगा आप, तब आपको भरना है देयर, क्या भरना है, देयर। यहाँ आप मिस नहीं करिएगा, यानी आपको अब तक ये बता दिया गया है कि अगर पर्सन का यूज कर रहे हैं, अगर आ जाता 1 2 3, तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन कहाँ लगता है, तो जैसे जब दोष अपराध के सेंस में रहता है तो 1 2 3 का कॉम्बिनेशन है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इस तरह का शुरू में देखने के लिए। उसके बाद प्लूरल वर्ब यूज करना है, लास्ट में इसी के आधार पर अगर 3 से अंत हुआ यानी थर्ड पर्सन से अंत हुआ है तो क्या लगाना है, थर्ड पर्सन से तब लगाना है देयर लगाना है, जब फर्स्ट पर्सन से एंड हुआ है तब क्या लगाना है, आवर लगाना है। तो ये भी आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया, कब 1 2 3 का यूज करेंगे, कब 2 3 1 का यूज करेंगे, और उसके साथ कौन से वर्ब का यूज करेंगे, कौन सा प्रोनाउंस का यूज करेंगे, मैंने पॉसेसिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। ये भी आपको पॉसेसिव माना अधिकार, अधिकार बोले तो माय, योर, आवर, ये सब देयर, ये सब अधिकार वाले शब्द हो गए। तो इनका यूज कैसे कैसे करेंगे ये पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, 5वें, 6ठे, 7वें, ये तीनों भी एक ही टाइप का है, लेकिन यहाँ अंडरस्टैंडिंग करने की जरूरत है। लेकिन ये सेंटेंस अलग अलग तरीके से आ जा सकते हैं। जैसे टू बी के फॉर्म का है, ये देखिए टू बी के फॉर्म का है, टू बी के फॉर्म, टू बी के बाद टू बी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज एम आर लिख सकते हैं, इज एम आर, ये हो गया टू बी का ही फॉर्म है, ये प्रेजेंट फॉर्म है। टू बी का अगर हम कहें तो पास्ट फॉर्म में वॉज आ जाता है, वर आ जाता है, पास्ट फॉर्म में हो गया। तो अब यहाँ देखना ये है कि अगर इज आ गया तो इसके बाद कौन सा यूज करें। टू बी का फॉर्म इज है, अगर यहाँ देखिए डायरेक्ट टू बी यूज किया गया या डायरेक्ट टू बी यूज किया गया और यहाँ इज यूज किया गया, तो यहाँ हम कौन सा लगाएंगे, आई लगाएं या मी लगाएं। देखिए ऑप्शन दे दिया गया, तो आई लगाएं कि मी लगाएं, इट इज मी लिखें कि इट इज आई लिखेंगे, तो स्वाभाविक है इट इज मी नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट नहीं है इसमें, बिल्कुल याद रखेंगे कि अगर इस तरह का सेंटेंस आ जाए, इट इज आई, कौन है, जब कहते हैं इट इज आई मतलब मैं हूं, तो इट इज आई, हु के बाद क्या लगेगा, अच्छा ये आई आ गया है, यहाँ क्या आया है, आई के बाद अगर आ गया तो इसके बाद कौन सा वर्ब लगेगा, तो वर्ब लगेगा इस किसके अनुसार, आई के अकॉर्डिंग लगेगा। आई क्या है, तो आई के अकॉर्डिंग कौन सा, हैज नहीं लगेगा, तो फिर लगेगा हैव। तो आई, इट इज आई हु हैव स्टॉलन माय पेन होगा, तो यहाँ जो है आपको हैज नहीं लगाएंगे, हैव लगाएंगे। यानी आपको वर्ब इसके साथ, प्रोनाउन के साथ साथ वर्ब का भी उपयोग करने के लिए आपको सीखना है, और दोनों को सिखाने के उद्देश्य से हम आपको ये, क्योंकि एरर आपको जैसे ही वर्ब में जाएंगे तो आपको आसान हो जाएगा वर्ब को रखना। जैसे इट इज आई हु डैश रहेगा तो वहाँ हैव लगाएंगे कि आई लगाएंगे, ये पहले से अगर आप समझा हुआ रहेगा तो वहाँ समझने में और आसान हो जाएगा, तो कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगा। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आई वुड नॉट वांट टू बी, क्या है, आई वुड नॉट वांट टू बी आ गया। ऐसे सेंटेंस में क्या करिएगा, अब यहाँ कहिएगा कि सर आपने बताया था वहाँ की क्या यूज करिए, नॉमिनेटिव केस, तो यहाँ भी आपको हम बता दें, यहाँ नॉमिनेटिव केस का ही का यूज होगा, किसका यूज होगा, ही का, हिम का यूज नहीं होगा। तो नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ कहाँ हो रहा है, ये ऐसे कंडीशन में हो रहा है, और ऐसे कंडीशन यानी टू बी के बाद जो है क्या लगाएंगे। लेकिन इस टू बी के बाद ही का उपयोग क्यों किए, लेकिन दिखने में आपको अच्छा लगेगा कौन, हिम, लेकिन टू बी के बाद ही का उपयोग क्यों किए, क्योंकि इसके लिए स्पेसिफिक यानी वर्ब के बाद जैसे आई वुड नॉट वांट के बाद जो है स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट नहीं है, जबकि नीचे वाले में देखिए, नीचे आई नो द मैन, नो के बाद वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में आया। जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ ना कुछ वर्ड्स आ जाए तो इनके बाद भी टू बी के बाद भी आने वाला ऑब्जेक्ट ही होगा, तो फिर यहाँ क्या हो जाएगा, ही नहीं, फिर यहाँ हिम का यूज करेंगे, यहाँ लिखेंगे हिम। तो यही चीज अंडरस्टैंडिंग करना है कि इज आएगा तो आपको क्या रखना है, नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस रखना है। जैसे ही आपको टू बी आ जाएगा, लेकिन टू बी में क्या रहेगा, इस टू बी में कोई भी पर्सनल यानी वुड नॉट वांट के बाद कोई भी इसका अपना जो है ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, उसके बाद डायरेक्ट टू बी यूज किया गया है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या रखना है, ऐसे कंडीशन में आपको ही रखना है, यानी नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट को रखना है, यानी ही को रखना है, हिम को ऑब्जेक्ट को नहीं रखना है। जबकि ऐसे 7वें वाले क्वेश्चन में देखिए आई नो द मैन है, द मैन क्या ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस के लिए ऑब्जेक्टिव केस रखेंगे, तो डबल ऑब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। अगर यहाँ ऑब्जेक्टिव यूज हो गया तो आगे भी क्या होगा, ऑब्जेक्ट ही यूज होगा। उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द प्रिंसिपल अलाउड हर यहाँ ऑब्जेक्ट केस यूज हो गया है, तो एंड के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस यूज होगा। आई यूज करें कि मी यूज करें तब इसके लिए, तो यहाँ मी हो जाएगा, हर एंड मी याद रखना है। तो एक बार अगर यूज हो गया, जैसे ये है आपको द प्रिंसिपल अलाउड, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो गया, उससे एंड जुड़ा हुआ है, तो एंड के बाद ये नहीं कि आई का यूज करने लगिएगा, आई नहीं, ऑब्जेक्ट केस का यूज हो गया तो इसके एंड के बाद भी ऑब्जेक्ट केस का ही रहना अनिवार्य है। इस तरह से पूरा सेंटेंस दे दिया जाएगा।
यहाँ आपको एंड आई दे दिया जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं ठीक है, ऐसे दे दिया जाएगा, द प्रिंसिपल अलाउड, इस तरह से दे दिया जाएगा, ABCD करके ऐसे दे दिया जाएगा, ई नो एरर। आप बताइए किस में रॉन्ग है, तो आपको लगेगा द प्रिंसिपल अलाउड हर एंड आई टू टेक रेस्ट इन द कॉमन रूम, आपको कहीं रॉन्ग ही नहीं लगेगा। जबकि आपको हम क्या बता दिए थे प्रोनाउंस में, वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आया है और एंड से जुड़ा है तो इसके बाद भी क्या आएगा, ऑब्जेक्ट ही आएगा। इस चीज को अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरत है, यानी एंड से जुड़ा हुआ है, इधर एंड के पीछे ऑब्जेक्टिव तो आगे भी ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। टू बी के बाद भी टू बी का भी अंडरस्टैंडिंग। अच्छा, इस चीज सबको, इन सब सारी चीजों को एक जगह लिख लीजिएगा नोट करके, ताकि ये जो रूल जो है आपको अंडरस्टैंडिंग रहे, माइंड में प्रैक्टिस करते रहिएगा इसी फिल इन दी ब्लैंक्स जो आपको दिए हैं, ताकि आपको कोई भी रूल याद भी ना करना पड़े, दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, अब कॉमन एरर फाइंड करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब भी हम आपको कॉमन एरर का जो प्रैक्टिस सेट देंगे ना तो आपको कोई दिक्कत ना हो। अभी हम रूल को अंडरस्टैंडिंग कराने के, किस तरह के रूल को कैसे यूज करते हैं, कब वर्ब का यूज करते हैं, कब प्रोनाउंस का यूज करते हैं, कब पोसेसिव प्रोनाउंस का यूज करते हैं, इन सब चीज को अंडरस्टैंडिंग करा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन के रूप में आपको क्या है, हर मदर इनवाइटेड रमन। फिर से देखिए, इनवाइटेड, इनवाइट का क्या आया, ऑब्जेक्टिव केस आया, इस ऑब्जेक्टिव के रूप में आप फिर से यहाँ क्या दीजिएगा, आई की मी, यहाँ मी का यूज होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्टिव केस का यूज करेंगे, तो इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, 10वां क्वेश्चन क्या है, 9 के बाद 10वां क्वेश्चन आवर, आवर्स, यहाँ आवर और क्या दिया है, आवर्स दिया है, तो यहाँ क्या यूज करेंगे, डैश इज ए ग्रेट कंट्री, आवर इज ए ग्रेट कंट्री या आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री। तो आपको पहले बता दिए थे यहाँ आवर्स होगा, क्या होगा, आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, क्योंकि आवर अगर दे देते हैं तो कोई नाउन तो नहीं है, उसके बाद नाउन नहीं है तो आवर तो बिल्कुल नहीं होगा। आवर जब भी आएगा तो नाउन को लेकर के आएगा, नाउन के साथ आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा। यहाँ तो प्रोनाउंस के रूप में आवर्स, आवर्स तो नाउंस लेता नहीं, नाउंस के स्थान पर आता है, इसलिए आवर्स इज ए ग्रेट कंट्री, ठीक है। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज, अच्छा देखिए यहाँ एज वेल एज से जुड़ा हुआ, ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज डैश योर या योर्स। यहाँ देखिए लास्ट में आपको दिया गया है, क्या है लास्ट में, तो योर दीजिएगा कि योर्स, योर जैसे ही दीजिएगा तो आप ही समझिए, योर जैसे ही देंगे तो क्या हो जाएगा, उसके साथ तो हमको क्या आना चाहिए, सब्जेक्टिव के साथ कोई नाउन आना चाहिए ना, योर बुक कहते हैं, योर पेन कहते हैं, लेकिन सब्जेक्ट तो है, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बिल्कुल खाली है, केवल एक वर्ड्स रखना है, तो वर्ड्स के रूप में क्या लिखेंगे, योर्स रखेंगे। तो ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक एज वेल एज योर्स, इन चीज को पूरा ध्यान रखिएगा। और हम आपको ये भी बना करके आप भेजिएगा, ये जो 11 बताया गया इसको भी बना के भेजिएगा, और साथ ही साथ आप किसको बना करके भेजिएगा, आपको हम ये भी बता देते हैं, और हम आपको 2-4 क्या कहते हैं लगभग 15 के लगभग दे देते हैं बनाने के लिए, और उसको जो है बना करके भेजिएगा अपने से, वो हम अगले वीडियो में शायद कहते हैं अगले वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि जो है आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। और वो जो बनाने दिया जाएगा आपको 10 क्वेश्चन आपको बनाने दिया जाएगा, उसको बना करके आपको भेजना है। हम ये चेक करना चाहते हैं कि आप जो स्टडी करते हैं वो ईजी है, आप जो स्टडी कर रहे हैं, आप जो खुद से पहले स्टडी किए हैं, क्या उनमें आपको हो रहा है कि नहीं, या किसी चीज़ की मदद से आप उसको बनाने की कोशिश करिएगा, फिर हम आपको रूल्स को इजी वे में समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको भी बना करके भेजिएगा, ये जो 1 से लेकर के अभी 11 तक बताएं, इसको भी बना करके फिर से भेजना है आपको। तो ये कुछ क्वेश्चंस है आपको जो बनाने दिया जा रहा है, यहाँ देखिए 11 तक वहाँ हम बता दिए, 12, 13, 14, 15 देखिए बताया गया है, 16 के बाद है आपको 17, 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से दिया गया है। और जो कुछ यहाँ कुछ का रूल्स भी लिख दिया गया है, तो इसके लिए आपको अगर यहाँ रूल्स का भी मदद ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ क्या भरना है इसको आप आराम से बना करके 22 तक दिया गया। और हम आपको बता देते हैं, इसमें जो पहला नंबर 12 नंबर में जो दिया गया, विनय एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डैश हिज देयर। आप यहाँ एक चीज़ देखिएगा, क्या देखना है आपको, यहाँ जो ईज आर है, तो पहले देखिए इसमें 2 ऑप्शन दिए रहेंगे, ईज आर, दो फिर ब्लैंक्स रहेगा तो 2 आपको ऑप्शन भी दिए रहेंगे, ईज आर, तो समझ जाइएगा कि पहले वाले के लिए। और दूसरा क्या, हिज एंड देयर, इसका मतलब समझिए अगले वाले के लिए। उसी तरह से इसमें भी देखिए, नीचे वाले में 13 में देखिए, यहाँ क्या है, द स्टूडेंट्स एज वेल एज देयर टीचर्स, एक ही इसमें ऑप्शन दिया गया, नहीं 2 ऑप्शन इसमें भी है, तो 2 ऑप्शन है। तो यहाँ देखिए ईज आर इसके लिए होगा, हिज देयर किसके लिए होगा, यहाँ के लिए होगा। तो ये चेक करके आपको जो है
अंडरस्टैंडिंग इसी तरह सब में दिया गया है। जैसे द चिल्ड्रन विद डैश पेरेंट्स डैश गॉन टू सी, तो क्या होगा, द पहला के लिए पहला ऑब्जेक्टिव पहला ब्लैंक्स के लिए खाली जगह के लिए क्या होगा, ये होगा। दूसरा खाली जगह के लिए क्या होगा, ये होगा, हैज हैव होगा। तो इस चीज को इसी तरह से आप अंडरस्टैंडिंग दो अगर दिया रहेगा तो दो ऑप्शन दिया रहेगा, पहला वाला पहला के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए। तो इस तरह से आप जो है बना करके यहाँ तक भेजिएगा। चलिए हम लोग आगे और दिखाते हैं आपको कितना है। यहाँ तक आपको हो गया, इसमें आपको 22 तक है। अब हम आपको लेकर चलते हैं 30 तक, ये पूरा टोटल है। तो 30 तक आपको बना करके, और इसका एक्सप्लेनेशन हम अगले वीडियो में आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 23 नंबर का आप क्वेश्चन से देख लीजिए। द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजर डैश नेग्लिजेंट ऑफ डैश इज आर वर। इसमें पहला वाला में क्या भरना, इज आर वर में से कोई एक भरना, फिर हिज देयर इट्स। वो जो दूसरा वाला ब्लैंक्स देख रहे हैं, ये ब्लैंक्स ऑफ के बाद है, इसमें आपको हिज देयर इट्स भरना है। तो आप यहाँ से देख करके आप वहाँ से अंडरस्टैंडिंग करके पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए 14 नंबर में है, फिर उसके बाद 15 नंबर में इसी तरह से क्वेश्चन से दिए गए, और कुछ का जो है आपको जो है उसमें हिंट्स भी दे दिया गया है। अगर आप चाहें तो उसका हिंट्स का मदद करके आप बना सकते हैं। चलिए एवरीवन है 25 का है, 26 का है, फिर 27, 28, 29, फिर 30, 31, यानी 31 को टोटल दिया गया। इसको आपको बनाना है, और कोई दिक्कत होगा तो हम बताएंगे ही अगले वीडियो में। कोई परेशानी कोई चीज़ नहीं है। आप कोशिश करेंगे पूरी का पूरी बनाएं, खुद से बनाएं। गलती होगा तो कोई दिक्कत नहीं, गलती होगा तभी आप सीखेंगे। और अभी एक बार गलती कर लीजिएगा तो फिर इसी चीज़ को गलती बार बार आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा, तो फिर आप गलत नहीं करेंगे। एग्जाम के टाइम में आपको ठीक ठाक फाइंड करने में आपको आसानी होगा, क्योंकि एक बार गलती करने के बाद जो आप सीख जाइएगा, चीटिंग नहीं के बराबर करिएगा, कोशिश करिएगा कि खुद से करें, तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगा। फिर जब एक्सप्लेनेशन करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ हमने गलती किया, इसको हम सुधार सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आपको लास्ट में ये कहेंगे कि अधिक से आपको अच्छा लगता है यह वीडियो तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें और लाइक करने की भी कोशिश करें। चलिए हम लोग फिर अगले वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Peace.